हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस, बोले तो एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है, ये आपके लिए क्रिएट किया गया है। यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी आपसे पैसा नहीं पड़ रहा है, और बीएससी की हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेक्चर को मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और एक बहुत खास बात है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप एक एक करके शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप के, ठीक है, स्टेटस में लगा दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जिसका नंबर है 9956034113। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो हमारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग लेक्चर 4 लेकर के आए हैं। अभी तक 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, और उनको कंप्लीट करना बहुत बहुत जरूरी था। अगर आपको वो 3 लेक्चर में नहीं पढ़ा था, जो 3 लेक्चर प्रीवियस मैंने पढ़ाए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो तुरंत आप जाकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा बेसिक समझाया गया है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को पढ़ने के लिए हमको पहले बेसिक तो आना चाहिए ना। क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, ये तो हमको पता होना चाहिए ना, है ना। तो उसी के ऊपर हमने 3 लेक्चर में वहां पर बातें की हैं, आपको चर्चा दी है और खूब सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है। आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आज से ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होगा, और आगे जितने भी लेक्चर आने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के ऊपर, फिलहाल तो ये आज हमारा पहला पार्ट है, मतलब लेक्चर 4 का ये पहला पार्ट है। ऐसे 2-3 पार्ट और आगे आने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबकी बात करेंगे। तो आज के इस मुख्य लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेशली एल्गी के बारे में। ठीक है, और एल्गी तक पहुंचे उससे पहले हमको जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया गया है उसको समझना है। ठीक है, तो देखिए भाई, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले इसमें कुछ थ्योरी यहां पर दी गई है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1969, जैसे कि अकॉर्डिंग टू विटेकर साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, है ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के किंगडम रखे थे, मतलब 5 टाइप के किंगडम्स को यहाँ पर प्रपोज किया था, जिसमें से एक किंगडम प्लांटी है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था किसने? विटेकर साहब ने। तो 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था, ये बात हमको पता है। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन के लिए कुछ मेन क्राइटेरिया को कंसीडर किया, जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप से हो रहा है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जा रहा है, और इन प्लांट्स की जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है वो कैसे मिल रही है। तो जैसा कि हमको पता है कि एल्गी को हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है, एल्गी को हम पहले पढ़ते हैं। एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट्स को हम लोग पढ़ते हैं। एल्गी के बाद में किसको पढ़ते हैं बेटा? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद में हम लोग टेरिडोफाइट्स को पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स के बाद में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद में हम लोग किसको पढ़ते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी डिस्कस करेंगे, फिर ब्रायोफाइट डिस्कस करेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में यहां पर हमें इसके क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है, लेकिन उसको भी फोकस करने के लिए हमें इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो इनके जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन दोनों हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको समझने से पहले मैंने यहां पर एक ग्राफ डिस्कस किया है आप लोगों के बीच में, इसको समझ लेते हैं कि भाई जो प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एल्गी, जिसको थैलोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, और दूसरे होते हैं बेटा एम्ब्रियोफाइट्स या एम्ब्रियोफाइटा। तो जिसमें एल्गी रखा गया है इसको हम लोग थैलोफाइटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, जिनकी बॉडी कैसी है बेटा? थैलस के आकार की है, उनको थैलोफाइट्स में रखते हैं। लेकिन यहां पर एल्गी को भी हमने बिल्कुल अलग रख दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लांट्स होंगे वो विदाउट एम्ब्रियो होते हैं। विदाउट एम्ब्रियो, यानी प्लांट जो यहां पर होगा वो प्लांट
विदाउट एम्ब्रियो कहने का मतलब हो गया इनकी बॉडी कैसी होगी बेटा, हैप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो जाइगोट होगा इसमें मियोसिस हो जाएगा, और जिसमें जाइगोट में मियोसिस होगा तो उसको मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोट कैसा हो जाएगा बेटा, हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना। तो बॉडी कैसी हो जाएगी बेटा, हैप्लॉइड हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एल्गी के अंदर ऐसा देखा गया है कि इनका बॉडी हैप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइट्स में भी ये कंडीशन है, लेकिन ब्रायोफाइट्स को यहां पर इंक्लूड इसलिए नहीं कर सकते, एल्गी से अलग रखा है, क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर आप देखोगे कि एम्ब्रियो कुछ समय के लिए बनता है। जब हम ब्रायोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर बताएंगे, एम्ब्रियो कुछ टाइम के लिए बनता है। तो हम स्पेशल कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे, एक तो एल्गी करेंगे और दूसरा एम्ब्रियोफाइट्स करेंगे। एल्गी कहने का मतलब होता है जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, और एम्ब्रियोफाइट कहने का मतलब हो गया कि जिसमें एम्ब्रियो बनता है। तो प्लांट विद एम्ब्रियो, प्लांट विद एम्ब्रियो, प्लांट में एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब एम्ब्रियोफाइटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एम्ब्रियोफाइटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे एक तो हो गया ब्रायोफाइटा, इसको ब्रायोफाइटा को बाहर इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इसकी भी बॉडी कैसी होती है बेटा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों होती है। तो इसका जो जाइगोट होता है वो कुछ समय के लिए एम्ब्रियो में चेंज होता है, और वो डेफिनेटली किस रूप में पाया जाता है बेटा, डिप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स तो यहां पर है, और दूसरा हमारा बेटा है ट्रैकियोफाइटा। एक तो हो गया ब्रायोफाइटा, दूसरा हो गया ट्रैकियोफाइटा, ये दो ग्रुप में डिवाइड किया। तो ब्रायोफाइटा के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम यहां पर नहीं पाए जाएंगे। ट्रैकियोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम यानी कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एम्ब्रियोफाइट्स डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइटा एंड सेकेंड ऑफ ऑल ट्रैकियोफाइटा। तो ब्रायोफाइट्स को तो अलग हम लोग पढ़ेंगे जिसमें टिश्यू एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। हम ट्रैकियोफाइट्स की बात करें जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, तो ट्रैकियोफाइट्स को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम टेरिडोफाइट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, जिसमें सीड एब्सेंट होता है। ट्रैकियोफाइट्स बोले तो वेस्कुलर टिश्यू तो है, लेकिन अब यहां पर सीड के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ सीड, ट्रैकियोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट टेरिडोफाइट्स एंड सेकेंड स्पर्मेटोफाइट्स। पहला हो गया टेरिडोफाइट, दूसरा हो गया स्पर्मेटोफाइट। और स्पर्मेटोफाइट कहने का मतलब होता है सीड प्रेजेंट होगा। अब स्पर्मेटोफाइट को भी हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो लिखा हुआ है। जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, स्पर्मेटोफाइट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, स्पर्मेटोफाइट्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंड ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्पर्मेटोफाइट्स को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड कवरिंग एंड एब्सेंस ऑफ सीड कवरिंग। बोले तो सीड के चारों तरफ कवरिंग पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। अगर नहीं पाई जा रही है तो सीड कैसा होगा, नेकेड होगा। दैट मींस जिम्नोस्पर्म्स में सीड तो बनेगा लेकिन फ्रूट नहीं बनता, सीड बनेगा लेकिन फ्रूट नहीं बनता। और वहीं हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें बच्चों, तो एंजियोस्पर्म्स में सीड एनक्लोज्ड विद फ्रूट, सीड भी होता है और सीड के चारों तरफ फ्रूट भी होता है। ये एक हायर कैरेक्टर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और फ्रूट क्यों बनना है भाई, यहां पर फ्रूट क्यों बनना है? तो बेटा फ्रूट इसलिए बनना है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी लंबी यात्रा करते हैं, जैसे हाथी हो गए, है ना, या बड़े बड़े चरवाहा, जितने भी वेजिटेरियंस लाइक जो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें, तो वो क्या करते हैं, सीड को खाते हैं, मतलब एक्चुअल में फ्रूट को खाते हैं। तो फ्रूट के साथ साथ उनके बॉडी के अंदर सीड भी चला जाता है, ठीक है। और वो मान लो कि एक स्थान, इस प्लेस पे उसने खाया, अब यहां से उसको मान लो कि पटना जाना है, ठीक है, बिहार के एक स्टेट में उसने खाया और वो दूसरे स्टेट में पहुंच गया, बिहार के दूसरे स्टेट में पहुंच गया, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसने सीड कंज्यूम किया था दूसरे स्टेट में, और वो टहलते टहलते पहुंच गया दूसरे स्टेट में, और वहां पर उसने क्या किया, अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, जब स्टूल को बॉडी के बाहर निकाला तो उसमें सीड भी आ गया। तो देखो भैया 20-25 किलोमीटर दूर किसी ऑर्गेनिज्म ने फ्रूट खाया था और वो पहुंचा 20-25 किलोमीटर दूर, ठीक है,
और वहां पर उसने अपने मल का त्याग किया, तो उसमें क्या निकला? सीड। और वो सीड वहां पर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके एक नए पौधे का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये एक तरीके का देखा जाए तो एडेप्टेशन है प्लांट्स के अंदर, की नहीं है भाई? प्लांट चालाक है कि नहीं है? बिल्कुल चालाक है सर। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो बेटा डाइकॉट होता है और दूसरा मोनोकॉट होता है। डाइकॉट मोनोकॉट क्या होते हैं, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है, जिसमें डाइकोटिलिडॉन्स पाए जाएंगे, यहां पर मोनोकोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होता है। एक कोटिलिडॉन होता है, वहां पर दो कोटिलिडॉन्स होते हैं। इसके बेसिस पर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। मोनोकोटिलिडॉन्स जो होता है ये हायर डेवलप प्लांट्स होते हैं इन कंपेरिजन टू डाइकोटिलिडॉन, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। चलो, ये तो हमारा एक ग्राफ हो गया, एक बेसिक जनरल हो गया। अब इस बेसिक जनरल से ही हमने एक ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाला, एक प्लांट्स को हमने बाहर निकाला जिसका नाम है एल्गी। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट ही होते हैं एक तरीके से, बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं, आप ये कहें। अच्छा, एल्गी में कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे पहला पॉइंट यहां पर है, एल्गी नाम सबसे पहले लिनियस द्वारा दिया गया था, ठीक है? तो एल्गी टर्म किसने दिया? तो एल्गी टर्म प्रपोज्ड बाय लिनियस, ठीक है? एल्गी के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, ठीक है? एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? फाइकोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो फाइकोलॉजी बनाई गई, इसको भी तो किसी ने बनाया होगा, तो उसके फादर होंगे। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी, ठीक है, जो पूरे फाइकोलॉजी के जो फादर है वो कौन है बेटा? फ्रिज साहब है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिज है। आप फ्रिज से याद रखिएगा, फ्रिज अपने घर में होता ना ठंडा पानी करने के लिए, तो फ्रिज से फ्रिज याद रखिएगा, फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिज है। अब बात आती है कि इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, मतलब फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? तो ये भी आप याद रखेंगे। हमारे भारत में जो एल्गी के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है वो एमओपी आयंगर साहब है, ठीक है? एमओपी आयंगर साहब जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एल्गी स्वच्छ व लवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। मतलब आप इसको देखेंगे फ्रेश वाटर में भी आपको मिल रही है और दूसरा मैराइन वाटर में भी आपको देखने को मिल रही है। ये फ्रेश वाटर में भी आपको मिलेगा एज वेल एज मैराइन वाटर में भी आपको देखने को मिलता है। तो एल्गी इज फाउंड इन मेनी फॉर्म्स सच एज, यहां पर एल्गी इज फाउंड इन बोथ क्लीन एंड सेलियन वाटर। क्लीन एंड सेलियन वाटर कहने का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर, क्लीन मतलब फ्रेश वाटर, सैलिन मतलब मैराइन वाटर, ठीक है? सलाइन वाटर या मैराइन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है एल्गी कई रूपों में पाई जाती है। डिफरेंट टाइप में एल्गी प्रेजेंट होती है, जैसे कि फिलामेंटस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलेगी, है ना? सिंगल फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगी, सिंगल एल्गी, ठीक है? एल्गी चारों ओर से म्यूसिलेजिनस सीथ के द्वारा घिरी होती है। तो एल्गी के चारों तरफ, जो एल्गी है उसके चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस सीथ पाया जाता है, एक लसलसा पदार्थ की कवरिंग पाई जाती है, और इस सीथ के नीचे सेल वॉल होती है, ठीक है? ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, लाइक ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, इस कवरिंग के ठीक नीचे सेल वॉल पाई जा रही है इस तरीके से, ठीक है? सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अब देखो, ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है, इसी कारण इसको हम प्लांट किंगडम के अंदर रखेंगे, ठीक है? इसी कारण हम इसको प्लांट किंगडम के अंदर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सेलुलोज और पैक्टिन है वो हायर प्लांट्स की सेल वॉल में भी प्रेजेंट है, तो इसमें भी है। तो जाहिर सी बात है, प्लांट्स का जो ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन ऑफ प्लांट, वो एल्गी से हुआ है। और एल्गी मेनली कहाँ है बेटा? एक्वाटिक कंडीशन में देखने को मिल रही है, पानी में मिल रही है। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ है, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ प्लांट हुआ है, वो वाटर से हुआ है, ठीक है? तो पानी से ही इनका ओरिजिनेट हुआ है। तो सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। सेल वॉल में मुख्यतः सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनेंस और मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। अब जो यहाँ पर सेल वॉल है, इसमें मुख्य रूप से सेलुलोज पाई जा रही है, गैलेक्टेंस पाया जा रहा है, मेनेंस पाया जा रहा है, मिनरल्स भी है। जैसे मिनरल्स में आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये भी एल्गी की सेल वॉल में आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एल्गी संरचना की दृष्टिकोण से, अगर हम एल्गी को स्ट्रक्चरल लेवल पर देखें तो संरचना की दृष्टिकोण से ये थैलस रूपी थैलॉइड होती है। थैलस के आकार की होगी, ठीक है? अर्थात पादप शरीर जड़ तना पत्ती, ठीक है? पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता। इसमें ना ही तो रूट देखने को मिलेगा, ना ही स्टेम देखने को मिलेगा, और ना ही लीफ देखने को मिलेगी। तीनों चीजें यहां पर नहीं पाई जाती हैं।
शैवाल में ऊतक तंत्र भी अनुपस्थित होता है। अब यहां पर बात याद रखिएगा कि एल्गी के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है वो भी देखने को नहीं मिलता, टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट होता है। ठीक है। एल्गी पोषण की दृष्टि से प्रकाश संश्लेषी मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रेजेंट होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोले तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या पाया जा रहा है बेटा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल, जिसके कारण ये ग्रीन कलर का होता है ना, पत्तियां हरी होती हैं। क्यों? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, बहुत विशेष है, याद रखिएगा कि एल्गी में वेजिटेटिव अलैंगिक मतलब कायिक जनन, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, सेक्सुअल लैंगिक जनन, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली किससे होता है? बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। और ये कहां मिलता है? फाउंड ओनली यूनिसेलुलर एल्गी एंड फ्रेगमेंटेशन, फाउंड ओनली यूनिसेलुलर एल्गी। ये केवल और केवल आपको कहां देख, बाइनरी फिशन, एक तो बाइनरी फिशन होता है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है। तो बाइनरी फिशन जो होता है ये यूनिसेलुलर एल्गी में देखने को मिल रहा है, और फ्रेगमेंटेशन जो आपको देखना है मिल रहा है वो ऑल फिलामेंटस एल्गी आदि प्रक्रिया के द्वारा होता है। मतलब ऑल फिलामेंटस एल्गी में आपको देखने को मिल रहा है। बोले तो बाइनरी फिशन यूनिसेलुलर एल्गी में हो रहा है, और फिलामेंटेशन, ठीक है, सॉरी, फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गी के अंदर देखने को मिल रहा है। वही हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली फेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन में होगा तो इसमें मोटाइल स्पोर्स का निर्माण होगा। ठीक है। और जब अगर इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होगा तो मोटाइल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो नॉन मोटाइल स्पोर्स और डॉर्मेंट स्पोर्स, सुप्त स्पोर्स जिसको हिंदी में कहते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स और डॉर्मेंट स्पोर्स बोले तो सुप्त बीजाणु और एकाइनीट आदि का निर्माण द्वारा होता है। जैसे ऑल एल्गीज, सभी एल्गीज में आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ठीक है। यूनिसेलुलर हो, ऑल फिलामेंटस हो, कैसे भी हो, कॉलोनियल हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अनफेवरेबल कंडीशन में नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे, डॉर्मेंट स्पोर्स बनेंगे, और एकाइनीट का भी फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एल्गी में मेल गोनेड एंथ्रीडियम, देखो यहां पर दो एल्गी होंगे, एक में एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा जो मेल गोनेड के रूप में जाना जा रहा है, और दूसरा फीमेल गोनेड के रूप में ऊगोनियम बनते हैं। तो एक में एंथ्रीडियम बनेगा और दूसरे में क्या बनेगा बेटा? ऊगोनियम बनेगा। एक में एंथ्रीडियम बनेगा, दूसरे में ऊगोनियम का फॉर्मेशन होता है। तो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का क्या हो रहा है बेटा? निर्माण हो रहा है। एल्गी के गोनेट्स यूनिसेलुलर व नॉन जैकेटेड होते हैं। एल्गी के गोनेट कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, एक कोशिकी, और नॉन जैकेटेड मतलब इनके चारों तरफ आपको जैकेट नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है। एल्गी का मुख्य प्लांट हैप्लॉइड होता है, इसका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। अतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोटिक मियोसिस के द्वारा होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, मान लो ये मिले और क्या बना? जाइगोट। तो इस जाइगोट के अंदर बेटा क्या हो जाएगा? मियोसिस डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा, जिससे ये जाइगोट हैप्लॉइड हो जाएगा। और इसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक कहने का मतलब समझते हो? बॉडी हैप्लॉइड है, लेकिन ब्राउन एल्गी की अगर आप बात करो, ये एक्सेप्शनल है, अपवाद स्वरूप अगर आप ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ठीक है। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो डिप्लॉइड होगा। ठीक है। ये हायर एल्गी के रूप में जाना जा रहा है। एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है, अर्थात जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन मियोसिस होता है, अर्थात इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है। तो एल्गी के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होने के कारण आप इसमें देखेंगे कि इसके जाइगोट में सबसे पहला डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस डिवीजन होने के कारण इसमें किसी भी टाइप के एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। तो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स इनको कहते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस और
एन आइसोगैमस तथा ऊगैमस तीनों प्रकार का होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस, ये तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। आगे देखिए लिखा हुआ जो आइसोगैमस की अगर हम बात करें तो आइसोगैमस मेनली क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम में होता है, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है, स्पायरोगारा में देखने को मिलता है। तो आइसोगेमस, आइसोगेमस मतलब समझते हो? आइसोगेमस कहने का मतलब होता है सिमिलर टाइप के गैमेट का बनना, एक जैसे गैमेट आपको देखने को मिलेंगे, आइसोगेमस। एन आइसोगेमस मतलब डिफरेंट होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से छोटा होगा और फीमेल गैमेट बड़ी होगी, है ना? ये अलग अलग गैमेट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। और तो एन आइसोगेमस कहां होगा बेटा? एन आइसोगेमस टाइप का मिलता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है? आइसोगेमस क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम, ये देखो क्लेमाइडोमोनास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। और ऊगैमस टाइप का मिलता है क्लेमाइडोमोनास कोसिफेरा, ठीक है? तो क्लेमाइडोमोनास कोसिफेरा, वॉलवॉक्स, सारगासम और फ्यूकस, इनमें आपको ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक विशेष बात यहां पर लिखी है कि क्लेमाइडोमोनास के द्वारा लैंगिक जनन का कृत्रिम विकास प्रदर्शित किया जाता है। कृत्रिम विकास, सॉरी क्रमिक विकास कहने का मतलब होता है कि एल्गी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है? तो उसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, ये तीनों टाइप का क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिला। मतलब क्लेमाइडोमोनास एक जीनस है और इसकी कई स्पीसीज में आपको तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसमें कृत्रिम विकास को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज तीनों ही प्रकार के लैंगिक जनन प्रदर्शित करती है। जैसा कि आपने देखा कि क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगैमस, क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम में आइसोगैमस और क्लेमाइडोमोनास कोसिफेरा में ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम में युग्मक कशाबकीय व आकार में समान होते हैं। मतलब क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम की बात करें तो कशाबकी बोले तो फ्लैजिलर, ठीक है? यहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है? थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहां पर, इसका इंग्लिश वर्जन मेरे हिसाब से आ नहीं पाया, ऊपर वाला ही नीचे कॉपी हो गया। चलो मैं इसको सही करा देता हूं, ठीक है? ओके, थर्ड पॉइंट देख लीजिए, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में युग्मक चल व आकार में असमान होते हैं। यहां पर युग्मक कैसे होंगे बेटा? मोटाई होंगे, मोटाई होंगे, और आकार में कैसे होंगे बेटा? असमान होंगे। असमान बोले तो अनसिमिलर, ठीक है? तो इस प्रकार का क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगैमस मिल रहा है, मतलब एक युग्मक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, इसमें एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा, इस तरीके से होता है। चलिए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये कि एल्गी का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर किया जाता है, ठीक है? एल्गी का जो वर्गीकरण है वो मेनली किस रूप में किया गया है? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति का संगठन व संग्रहित भोजन भी वर्गीकरण की आधार है। तो वर्गीकरण के लिए यहां पर केवल और केवल प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की बात नहीं हो रही, बल्कि इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कोशिका भित्ति का संगठन कैसा हुआ है, ठीक है? कंपोजिशन ऑफ कोशिका सेल वॉल कैसी है, इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल कैसा पाया जा रहा है, उसके लेवल पर भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। और एल्गी को निम्न डिवीजन में बांटा गया है, जिसमें पहला डिवीजन है क्लोरोफाइटा, दूसरा है फियोफाइटा और तीसरा है रोडोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी को रखा गया है, हरे शैवाल को रखा गया है, और फियोफाइटा, फियोफाइटा के अंदर ब्राउन एल्गी को रखा गया है, और रोडोफाइटा में रेड एल्गी को रखा गया है। तो ये पिगमेंटेशन के बेसिस पर हमने 3 डिविजन्स में एल्गी को कैटेगराइज कर दिया। एक तो हमारा होगा क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, और तीसरा हमारा क्या होगा बेटा? रोडोफाइटा। क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी आते हैं, फियोफाइटा में ब्राउन एल्गी आते हैं, और रोडोफाइटा में रेड एल्गी आते हैं। अच्छा, इनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इसके बारे में हमको नहीं डिस्कस करना है, तो इसलिए केवल और केवल आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है? इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पार्ट 2, ठीक है? क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट फॉर्म में पूरा का पूरा
ब्रायोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो लंबी नहीं होगी तो उसी के अंदर हम लोग टेरिडोफाइट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे तो नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डिवीजन को अलग ही पढ़ाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आया बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च कीजिए सुमित राणा बीएससी क्लासेस या SR बिहार बीएससी क्लासेस। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में SR बिहार, ऐसे सर्च कीजिएगा पूरा कैपिटल लेटर में, SR बिहार बीएससी क्लासेस, ठीक है। तो आपको ये चैनल दिखाई पड़ जाएगा, फोटो लगा होगा हमारा ही उसमें। और SR बिहार बीएससी क्लासेस के चैनल को ऑन करेंगे तो उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप ज्वाइन कर जाइएगा टेलीग्राम में। और जैसे आप ज्वाइन कर जाओगे आपको यहाँ पर हर एक वीडियो लेक्चर के साथ में उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां पर सर्च करके इसको लोड कर सकते हैं अपने फोन में, फोटोकॉपी कराना चाहे फोटोकॉपी करा सकते हैं, नहीं तो आप अपने नोट्स तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।